ये इस क्लास का पर्पस है, बस हम 2 क्वेश्चंस लेने वाले हैं जल्दी जल्दी, प्रोबेबली 10 to 15 मिनट्स लगने चाहिए। और उसके बाद बाकी थ्योरी का जो डिस्कशन है वो नेक्स्ट क्लास में होगा। फैराडेज लॉ से एसोसिएटेड जो डायरेक्टली फैराडेज लॉ पर बेस्ड है, और इस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो ऑलमोस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं, ठीक है। बाकी जो टाइप्स के क्वेश्चंस हैं वो आने वाले टाइम में डिस्कस होंगे। क्वेश्चन सिंपल है, एक रेक्टेंगुलर लूप है और उसके पास से सेम प्लेन में पैरेलल एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से रेक्टेंगुलर लूप में फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। तो एक टाइप का क्वेश्चन होता है करंट की वैल्यू चेंज करना, वो थोड़ा ज्यादा सिंपल है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन होता है कि हम इस लूप को किसी वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, ठीक है। लूप को किसी वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे ये लूप आगे जाएगा, ठीक है, ये अंडरस्टूड है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैग्नेटिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, तो जैसे जैसे ये लूप आगे जाएगा तो ये हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसको मैं बहुत हल्के से ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। इसको 3 और यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो ये लूप है, इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल करें, और जैसे जैसे ये दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करती जाएगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी तो फ्लक्स चेंज करने की वजह से हमारे लूप के अंदर इंड्यूस ये डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, द सेंटर ऑफ द लूप फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, ये गिवन थी, ठीक है, लाइक दिस। एंड लेंथ एंड ब्रेड्थ की वैल्यूज भी गिवन थी, ये मान लो b है और ये a है, या इसको हम 2 भी लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा आसान होगा, ठीक है, वरना जो भी वैल्यूज दी रहेंगी उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हम कांस्टेंट वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, इस रेक्टेंगुलर लूप के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना आएगा और इंड्यूस्ड करंट कितना आएगा। तो इनडायरेक्टली हमें इस लूप के साथ अटैच सरफेस के अक्रॉस फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। फ्लक्स कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं, और ऑब्वियसली डायरेक्टली फ्लक्स हम निकालेंगे तो ठीक है, डायरेक्टली फ्लक्स निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, तो तुम लोगों ने देखा होगा, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। डायरेक्टली हम नहीं निकाल रहे, लेकिन हम सोचते हैं कि हम इसको ना बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड कर, और एलिमेंट हम जानबूझ करके किस तरह से कंसीडर करें वो नोटिस करोगे। हमारा एलिमेंट लेटेस्ट से, ठीक है, इस तरह से वर्टिकल रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की शेप का ये एलिमेंट है, ठीक है। और इस एलिमेंट के अक्रॉस हम फ्लक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं कि एलिमेंट कहाँ पर है, कैसा है। तो एलिमेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रिप की शेप का है। लेटेस्ट से ये जो एलिमेंट है ना, इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ, ठीक है, r, और इसकी जो थिकनेस है टी आर, ठीक है। और स्ट्रिप की जो विड्थ है वो तो एल की इक्वल है, सॉरी लेंथ जो है वो तो एल की इक्वल है, ठीक है। अब हम सबसे पहले स्ट्रिप के अक्रॉस ही फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। हमने जानबूझ के स्ट्रिप ऐसा कंसीडर किया है जहां पे हमें पता है कि उसके हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सेम है। मैग्नेटिक फील्ड सेम है तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, ठीक है, हम लिखेंगे इस एलिमेंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी लिखेंगे, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। एरिया वेक्टर नीचे भी ले सकते हो ऊपर भी ले सकते हो, एक ही बात है, हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले लेते हैं। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड देखनी पड़ेगी, ठीक है, और एरिया वेक्टर देखना पड़ेगा।
और दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और एरिया का मैग्नीट्यूड, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो म्यू नॉट आई अपॉन 2πr होगा, और एरिया कितना होगा, वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाई डी आर होगा। एलिमेंट के अक्रॉस फ्लक्स पता चल गया, और ये बहुत ही पॉपुलर केस है, ठीक है। इसके लिए ठीक है, आगे भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी हम कर चुके हैं, तुम्हें अगर याद नहीं है तो इन दोनों के बीच में हम पहले फोर्स कैलकुलेट किए थे, दोनों में करंट पास कर। अब दूसरे वाले में करंट नहीं है, दूसरा वाला एक नॉर्मल कंडक्टिंग लूप है, और इसको हम पुल कर रहे हैं, ठीक है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो इस वजह से, इस कांस्टेंट वेलोसिटी की वजह से इसमें कितना ईएमएफ आएगा हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो ये फ्लक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी फाई इक्वल्स, जल्दी जल्दी करते हैं, कांस्टेंट सारे बाहर, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π और इंटीग्रल डी आर अपॉन आर, ठीक है। और लिमिट्स क्या रखेंगे, तो आर की लिमिट्स कुछ भी हो सकते हैं, तो कहीं कहीं पर ये ए दे दिया जाता है, ये बी दे दिया जाता, ठीक है, तो ऐसे लिमिट्स रखते हैं। लेकिन यहाँ पर एक्स, यहाँ पर लिमिट्स हमें बताया गया है, ये x माइनस बी से लेके x प्लस बी तक है, ठीक है। जो भी लिमिट दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, x माइनस बी x प्लस बी, ठीक है। तो ये लॉग हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो लॉग x प्लस बी अपॉन माइनस बी। तो फ्लक्स की वैल्यू, ठीक है, इस एलिमेंट के अक्रॉस फ्लक्स की वैल्यू, नहीं ये टोटल फ्लक्स है ना, सॉरी, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू हमें पता चल जाएगी इंटीग्रेट करके, ये कितनी आ रही है, बताओ, म्यू नॉट आई एल अपॉन 2π, और ये एल एन आर होगा, लिमिट्स पुट करने के बाद ये वैल्यू आएगी एल एन, ठीक है। चेक करोगे एक्स माइनस बी, सॉरी एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, बी बाई 2 भी हो सकता था अगर हम ये पूरी लेंथ बी लेते, तो यहाँ पे हमने 2b लिया है, तो ये रिजल्ट आया है। ये तो फ्लक्स हुआ, ठीक। उस मोमेंट पे हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया है जिस मोमेंट पे लूप का सेंटर वायर से x डिस्टेंस पर है, ठीक है, ठीक है। अब हमें कैलकुलेट करना है कि इस लूप के अराउंड ईएमएफ कितना होगा, तो हम देखेंगे फ्लक्स किस रेट से चेंज कर रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, ईएमएफ की वैल्यू, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी फाई अपॉन डी टी, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट किया, लॉग को डिफरेंशिएट किया, फिर लॉग के अंदर वाले एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वो सिंपल डिफरेंशिएशन है, इसके आगे मैं नहीं लिख रहा हूँ, ये सब तुम खुद से कर सकते हो। लॉग का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन दिस टर्म, तो ये x माइनस बी अपॉन x प्लस बी हो गया, मल्टीप्लाइड बाई इस अंदर वाले एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव, तो वो कितना होगा, डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे x माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। और पहले क्या करेंगे, पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x प्लस बी को डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, और माइनस x माइनस बी एक्स प्लस बी, ठीक है। तो कुछ इसको चेक कर लो, डिफरेंशिएट करने के बाद ऐसे ही कुछ रिजल्ट आएगा, और फाइनली हम x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ, 1/p आना चाहिए, ठीक है, 1/, ठीक है, ऐसे कुछ वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। इसको तुम चेक कर लेना, ठीक है। और ये जो x dx अपॉन dt है ना, ये v के इक्वल हो जाएगा, ठीक। और ये हमारा पूरा जो लंबा एक्सप्रेशन है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है कि हम कांस्टेंट वेलोसिटी से एक रेक्टेंगुलर लूप, ट्रायंगुलर लूप और
ये एलिप्टिकल लूप को हम एंटर करा दें और हमें इन तीनों केसेस के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ और टाइम का ग्राफ बनाना है। ठीक है, हमें पता करना है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ कैसे वैरी कर रहा है। ठीक है, तो इसको तुम लोग बताओ क्या होगा आंसर, इन तीनों को देख करके क्या लगता है। ठीक है, ये पहला वाला लूप है। ठीक है, यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, जब तक ये लूप बाउंड्री को टच नहीं कर रहा, इससे पहले तो फ्लक्स चेंज किया ही नहीं, इंड्यूस ईएमएफ 0। जैसे ही बाउंड्री को क्रॉस करेगा तो फ्लक्स इसमें इंक्रीज करेगा। अंदर की तरफ फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है तो बाहर की तरफ फ्लक्स आने के लिए, ठीक है, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो गई। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसमें ईएमएफ होगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे अंदर जा रहा है ना, तो इसमें कंटिन्यूअसली तुम देख सकते हो, यहाँ पे फ्लक्स था, कंटिन्यूअसली फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। ठीक, किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, ठीक, वो अगर हमें पता चल जाए तो उतना ईएमएफ करंट पता चल जाए। लेकिन जैसे ही दूसरा पार्ट एंटर कर जाता है, अब इसके अंदर फ्लक्स फिक्स हो गया, अब कोई करंट नहीं होगा और जीरो करंट, जीरो ईएमएफ, जीरो करंट। लेकिन जब ये एग्जिट करेगा तो एग्जिट करने पर क्या हो रहा है पता है, अंदर की तरफ फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है, तो अंदर की तरफ फ्लक्स प्रोड्यूस करने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस बार ईएमएफ और करंट आएगा। और ये जब बाहर चला जाएगा और पूरा बाहर चला जाएगा, अब कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो इसमें ना करंट ना ही ईएमएफ होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना ईएमएफ और करंट आ रहा है। ठीक है, और उसी तरह से यहाँ पे भी ईएमएफ करंट आएगा, बस ऑपोजिट सेंस हो जाएगा। हम एक ही साइड के लिए कैलकुलेट करते हैं। इधर ईएमएफ 0 है, इधर ईएमएफ 0। जब एंटर कर रहा है तो ईएमएफ की वैल्यू कितनी है हम कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये है कि हमें डी फाई बाई डी टी किसी जनरल टाइम पे डी फाई बाई डी टी कैलकुलेट कर लो। तो तुम टी टाइम में पता करो कि फ्लक्स कितना आया और टाइम देखो। ठीक है, टी टाइम में फ्लक्स देखा और टाइम देखा, तो इससे तुम्हें ठीक है, मतलब हम अगर फ्लक्स की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं तो डी फाई बाई डी टी से हमें पता चल जाएगा कि ईएमएफ की वैल्यू कितनी होगी किसी भी जनरल टाइम पे। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू किसी भी जनरल टाइम पे कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमें फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता चल गया, तो हमें ईएमएफ भी पता चल जाएगा। जैसे मैं पहले वाले केस को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, पहले वाले के मान लो यहाँ से टाइम स्टार्ट हो रहा है, इस टाइम इंस्टेंट को टी इक्वल 0 मान लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ जब आ गया है किसी टी टाइम इंस्टेंट पे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसको अलग से ही ड्रॉ करूँ क्या? ठीक है, ये यहाँ पर हमारी बाउंड्री है, इसको थोड़ा अलग से, बहुत ही क्लियर पिक्चर होनी चाहिए। ठीक है, हमारी ये बाउंड्री है, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री है। ठीक है, दिख रही है सबको? ठीक है, अब हमारा जो रेक्टेंगल है वो स्टार्टिंग में यहाँ पर है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल है, तो ये टी इक्वल 0 है। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगल टी इक्वल 0 पर यहाँ पर है। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, समझाने के लिए मतलब फिगर ऐसे ड्रॉ किया है। ये टी इक्वल 0 है, और टी टाइम में क्या होगा, टी टाइम के बाद, टी टाइम के बाद क्या होगा, ये कुछ आगे चला जाए यहाँ पर लेटेस्ट से, तो टी टाइम के बाद क्योंकि वी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, तो हमें पता है ये वाली जो डिस्टेंस है ना, वो तो कितनी है, वीटी है। ये वाली डिस्टेंस वीटी होगी, और इधर वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है, ये बी के इक्वल होगी। ये मान लो लेंथ एल है, ये बी है। ठीक है, तो हम बोलेंगे जो फ्लक्स होगा ना वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया, क्योंकि ठीक है टी टाइम में किसी टी टाइम पे जो फ्लक्स होगा वो मैग्नेटिक फील्ड टाइम्स एरिया होगा, तो तुम इसको लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया है वी टी मल्टीप्लाइड बाई बी। ठीक है, तुम देख सकते हो कि एरिया की जो वैल्यू है वो डायरेक्शन सॉरी फ्लक्स की जो वैल्यू है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है, तो ईएमएफ की वैल्यू हम लिखेंगे डी फाई अपॉन डी टी। ठीक है, और ये वैल्यू आ रही है यहाँ पे बी नॉट वी, ठीक है, बी वी के इक्वल। कांस्टेंट ईएमएफ आएगा, कांस्टेंट करंट आएगा। ठीक है, डीसी करंट आएगा इसमें। तो एग्जैक्टली इसी के अकॉर्डिंग बी नॉट बी वी अपॉन आर के इक्वल। अगर इसको एल ले लेते तो बी नॉट एल वी
कहलाता है ये, लेकिन बी का मतलब यहाँ पे ब्रेड्थ है। ठीक है, तो पहले केस में अगर पूछा जाएगा कि ग्राफ ड्रॉ करो, तो इसमें ग्राफ कैसा होगा वो बता सकते हो। ठीक है, यहाँ से टाइम अगर हम, ठीक है, ग्राफ कैसा होगा, तो इससे पहले तक जो है ना, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इससे पहले तक, इस टाइम से पहले तक तो कोई ईएमएफ है ही नहीं। ठीक है, ईएमएफ आना स्टार्ट हुआ है, ठीक, कहाँ से, यहाँ से, और यहाँ से पहले यहाँ पे ईएमएफ बिल्कुल जीरो है, करंट बिल्कुल जीरो है, और यहाँ पे अचानक से ईएमएफ, ठीक है, बी नॉट बी वी के इक्वल, और जैसे ये, ठीक है, रेक्टेंगल पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है, और उसके बाद फिर से, ठीक है, फिर से ईएमएफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ठीक, पूछा जाएगा कि कितने टाइम के बाद ईएमएफ दोबारा जीरो हो जाएगी, तो उतने टाइम के बाद ही ईएमएफ दोबारा जीरो होगी जितने टाइम के बाद ये रेक्टेंगुलर लूप बाहर आ जाएगा, है ना, और वो कितने टाइम बाद निकलेगा, L अपॉन वी के इक्वल। ठीक है, ईएमएफ का ग्राफ ऐसा होगा पहले केस में। ठीक, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दूसरे केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे रेक्टेंगल है तो क्या होगा, तो भी क्या कांस्टेंट ईएमएफ आएगा या क्या होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि चलो एक काम करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। ठीक है, ठीक है, अगर नेक्स्ट सिचुएशन को भी मैथमेटिकली सॉल्व कर, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, ग्राफ ऐसा होगा, अगर हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं, तो लेटेस्ट से यहाँ पे फिर से ये बाउंड्री बना देता हूँ, और यहाँ पे हमारा एक ट्रायंगुलर लूप है इस बार, और ट्रायंगुलर लूप की शेप है कुछ इस तरह से। ठीक है, मैं इसको थोड़ा, ये हमारा ट्रायंगुलर लूप है। ठीक है, ट्रायंगुलर लूप एंटर करता है, हमें बताना है, लेटेस्ट से दिस टाइम इज, लेटेस्ट से ये टाइम हमारा t इक्वल 0 है, तो t टाइम के बाद ये रेक्टेंगुलर लूप कहाँ पहुंचेगा। ठीक है, तो ये vt डिस्टेंस आगे चला जाएगा, लेकिन इस बार तुम्हें क्या लग रहा है कि फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब एरिया, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स है, तो एरिया क्या कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, ऐसा यहाँ पर तो हो रहा था, एरिया जो है ना बिल्कुल फिक्स रेट से इंक्रीज कर रहा था। ठीक है, थोड़ा सा उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करो, लेकिन यहाँ पे क्या लगता है, स्टार्टिंग में एरिया जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, बाद में भी एरिया सेम रेट से इंक्रीज कर रहा है, क्या लगता है तुम्हें। ठीक, अगर तुम अच्छे से विजुअलाइज कर पा रहे हो, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक, यहाँ पे फिक्स रेट से एरिया नहीं इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेटेस्ट से ये एंगल थीटा है, थीटा की वैल्यू फिक्स है, तो हम लेंथ ब्रेड नहीं बता रहे, बताने की जरूरत नहीं है, अगर बता भी देंगे तो भी ठीक है, रिजल्ट सेम ही आएगा। तो किसी टी टाइम में फ्लक्स की वैल्यू अगर तुम, ठीक है, लिखते हो तो कि ये लास्ट पॉइंट रिकॉर्ड कर लेता हूँ एटलीस्ट ये point। इसके बाद आता है एलिप्स वाला केस, तो मैं क्या, अभी एलिप्स को छोड़ दो, अभी इन्हीं दोनों केसेस को ना हम बिना बिना मैथमेटिक्स के डायरेक्टली इंट्यूशन से भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो मैंने उसके लिए क्या किया कि ये तो सब ठीक सॉल्व कर लिया, ये हैंग हो गई थी स्क्रीन, तुम लोगों को पता नहीं चला, चलो कोई बात नहीं, इसी में समझा देता हूँ। हम क्या कर रहे हैं ना, क्यों हम बोल रहे हैं कि फ्लक्स का मतलब क्या है, फ्लक्स का मतलब है, सॉरी, ईएमएफ का मतलब क्या है, ईएमएफ का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, डी फाई अपॉन डी टी, डी टी टाइम में फ्लक्स कितना चेंज किया। ठीक है, तो लेटेस्ट से हम क्या करते हैं ना, इस रेक्टेंगल को, अभी रेक्टेंगल पे फोकस करो, इसको छोटे छोटे ऐसे ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं, इक्वल लेंथ के वर्टिकल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर, क्योंकि हमें बताया गया कि तीनों शेप्स ना कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, तो इसको इक्वल लेंथ की स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, और लेटेस्ट से मान लो एक स्ट्रिप को एंटर करने का जो टाइम है ना, वो dt है। ठीक है, तो एक स्ट्रिप से फ्लक्स जितना चेंज होगा, ठीक है, वो डी फाई होगा, और डी फाई अपॉन डी टी यही ईएमएफ होगा। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ अगर हम इस रेक्टेंगल को, ठीक है, रेक्टेंगल को अगर हम कांस्टेंट स्पीड से फील्ड के अंदर एंटर कराएंगे, तो तुम देख सकते हो कि इक्वल इंटरवल में ना इक्वल एरिया, यानी इक्वल इंटरवल में इक्वल फ्लक्स चेंज करेगा। तो स्टार्टिंग में जो
फ्लक्स के चेंज होने का रेट है। तुम देख सकते हो, या ऐसा सोच लो कि हर एक स्ट्रिप ना 1 सेकेंड में एंटर कर रही है, ठीक है। तो पहले 1 सेकेंड में जितना फ्लक्स चेंज कर रहा है, दूसरे 1 सेकेंड में भी सेम फ्लक्स चेंज हो रहा है, तीसरे 1 सेकेंड में भी सेम फ्लक्स चेंज कर रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स स्टार्टिंग में, बाद में हमेशा बिल्कुल कांस्टेंट है। तो जब ये रेक्टेंगल कांस्टेंट स्पीड से एंटर कर रही है, तो फ्लक्स के चेंज होने का रेट बिल्कुल कांस्टेंट है, तो ईएमएफ बिल्कुल कांस्टेंट आएगा, ठीक है। वैसा ही हमें मैथमेटिकली भी सेम रिजल्ट मिला था। ट्रायंगल वाले केस में आ जाओ। ट्रायंगल वाले केस में तुम देख सकते हो, ट्रायंगल जैसे एंटर करेगा ना, ट्रायंगल जैसे एंटर करेगा, तो स्टार्टिंग में तो ठीक है छोटा एरिया एंटर करेगा। तो तुम सोच सकते हो पहले 1 सेकेंड में, ठीक है, तुम सोच सकते हो कि पहले 1 सेकेंड में जो फ्लक्स चेंज होगा बहुत कम होगा, और जैसे जैसे टाइम पास करेगा, हर अगले सेकेंड में, हर अगले सेकेंड फ्लक्स के चेंज होने का रेट ज्यादा होगा। हर नेक्स्ट सेकेंड में ज्यादा फ्लक्स चेंज कर रहा है, ठीक है, तो ज्यादा ईएमएफ आएगा। और लास्ट में तुम देख सकते हो ना, बहुत ज्यादा हर 1 सेकेंड में ज्यादा फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो बाद में ईएमएफ बहुत ज्यादा होगा, स्टार्टिंग में ईएमएफ कम होगा, और ओवरऑल जो शेप होगी ना, वो कुछ ठीक इस तरह की होगी, ठीक है। और फाइनली, ठीक है, अब तो मैंने ड्रॉ ही कर दिया, वैसे तो तुम्हें ये खुद से प्रेडिक्ट करने को क्या था कि एलिप्स को जब एंटर कराएंगे ना, तो स्टार्टिंग में तुम देख सकते हो 1 सेकेंड में कम कम फ्लक्स चेंज कर रहा है, लेकिन फ्लक्स जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है, फ्लक्स चेंज होने का रेट इंक्रीज कर रहा है, और इस पार्ट में फ्लक्स चेंज होने का रेट मैक्सिमम है। जब सेंटर से पास कर रहा है तो उस टाइम फ्लक्स चेंज होने का रेट मैक्सिमम है, इस टाइम मैक्सिमम ईएमएफ है। फिर आगे चल रहे हैं, फ्लक्स चेंज होने का रेट डिक्रीज करता जा रहा है, और जैसे ही फुल्ली एंटर कर रहा है, फ्लक्स चेंज होने का रेट बिल्कुल 0 है। तो ग्राफ की शेप कुछ इस तरह की आएगी, ठीक है। स्टार्टिंग में इंक्रीज करेगी, ये इस पोर्शन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और फाइनली जब ये पूरा एग्जिट कर जाएगा, तो शेप फ्लक्स बिल्कुल 0 हो जाएगा, ठीक है। इस पार्ट में जो है ना, इस पार्ट में फ्लक्स की वैल्यू, ईएमएफ की वैल्यू ऑलमोस्ट 0, क्योंकि ये इस पार्ट को इंडिकेट कर रहा है, ये थोड़ा रेक्टेंगल जैसा ही है। हालांकि यहाँ पे भी थोड़ा बहुत फ्लक्स चेंज होने का रेट फ्लक्चुएट कर रहा है, क्योंकि कंप्लीट रेक्टेंगुलर नहीं है, कोई भी दो स्ट्रिप बिल्कुल इक्वल नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट फ्लक्स चेंज होने का रेट यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा फिक्स हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा कांस्टेंट टाइप का ईएमएफ बहुत फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए इमेजिन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल स्टार्टिंग में फ्लक्स इंक्रीज, ठीक है, ईएमएफ इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो ग्राफ की शेप ऐसी हुई। अब तुम्हें कैसी भी शेप दी जाती, तुम ईएमएफ टाइम का ग्राफ ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है।